नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राजीव कुमार। आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सबको पता होगा ओम्स लॉ, आप 10 क्लास में पढ़े होंगे, पर वो उससे थोड़ा सा हटके, वहाँ पे हम लोग थोड़ा डायरेक्ट पढ़े थे, पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ, जैसे हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट I इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए वी डी होता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई किए, लेंथ एल है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो आपको पता होगा ये एन ई ए वी डी होता है। चलिए वी डी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ई इलेक्ट्रॉन और ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। चलिए वीडी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, पिछले क्लास में बता चुके हैं कि E/2m होता है इंटू टाउ होता है। क्लियर है। चलिए, क्योंकि ये फॉर्मूला इसका होता है वीडी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला क्या होता है, V/L होता है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 को मिलाकर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला V/L आता है, dV/dr आता है। यहाँ से आप देख सकते हैं V/I क्या हुआ, ये वाला फॉर्मूला V/I निकाले होंगे। आप देख सकते हैं जब 10 क्लास में पढ़े थे तो V/I क्या आया था, कांस्टेंट आया था। V/I ये क्या आया था, कांस्टेंट आया था। आप देख सकते हैं V/I बराबर रेजिस्टेंस आया था, आपको याद होगा अगर 10 क्लास में तो। लेकिन अब उसी चीज को देखिए थोड़ा सा एलेबोरेट किया गया, थोड़ा सा डिटेल में गया, थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर गया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो पूरा टर्म है यही है रेजिस्टेंस। मेरा टर्म डिफाइन हुआ। इतना बड़ा टर्म, इतना चीज याद रखने से ज़्यादा अच्छा है कि इसको एक टर्म से डिफाइन कर दें, और वो टर्म डिफाइन हुआ रेजिस्टेंस। तो हुआ क्या यहाँ पर कि अगर इस पे बात किया जाए, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई कंपनी है जो कि मटेरियल प्रोवाइड करती है विथ रेजिस्टेंस, कि इस मटेरियल का इतना रेजिस्टेंस है, इस मटेरियल का इतना रेजिस्टेंस है। तो हुआ क्या कि जब हमको ज़रूरत हुआ, डिफरेंट रेजिस्टेंस वाला वो मटेरियल प्रोवाइड करता है, तो हुआ क्या कि चेक कैसे करता है कि किसका रेजिस्टेंस कैसा है, कोई भी मटेरियल का रेजिस्टेंस कैसा है। तो ऑब्वियस है ये फॉर्मूला से, जिसमें लेंथ ऑफ कंडक्टर रहता है, मटेरियल रहता है, एंड एरिया इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है। मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का, ई इलेक्ट्रॉन है, और ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, और टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम है। तो यहाँ पर चेक करके दे रहा था। लेकिन एक उसी कंपनी में एक समझदार साइंटिस्ट आया और वो बोला कि सर हम लोग ये सब बेकार ऐसे कर रहे हैं, हम लोग को इसको कैलकुलेट करने का ज़रूरत ही नहीं है बार बार। हमारा तो लेंथ और एरिया चेंज हो रहा है मटेरियल का, और कैलकुलेट हम पूरा कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इसको एक नया नाम दे दिया जाए, और उसके लिए हर पार्टिकुलर मटेरियल के लिए, मतलब हर पार्टिकुलर मटेरियल के लिए, याद रखना, जैसे अगर आयरन होगा तो आयरन के लिए, पूरे आयरन के लिए सेम होगा। कहने का मतलब आयरन मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो आयरन मटेरियल के लिए हर बार ये अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ रहा था। जैसे मान लिया 2 मीटर का था, अभी आयरन हो गया 1 मीटर, तो वापस पूरा कैलकुलेट करो। अब 1 मीटर हो गया तो वो लेंथ घटा दें, आप लेंथ घटा दें, इसको तो पार्टिकुलर आयरन के लिए कैलकुलेट ही कर दें। तो इसको एक नया टर्म से डिफाइन किया गया। इसको क्या कहा जाता है, रेजिस्टिविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कहा जाता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, या फिर इसी को कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये आपका रहा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। तो इस तरीका से एक नया टर्म दिया गया कि हर मटेरियल के लिए आप रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर ले। रेजिस्टिविटी को डिनोट किया जाता है आपका रो से। तो भाई सिंपल सा है, आयरन के लिए कैलकुलेट हो गया। अब आयरन का मान लिया जाए कि हमारा कोई 2 मीटर का है, कोई 1 मीटर का है, किसी का एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, किसी का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो बार बार रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये वाला पोर्शन आपका कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। आप लेंथ और एरिया का वैल्यू पुट करते जाइए, आपका रेजिस्टेंस निकलते जाएगा। तो देखिए कितना हो गया, आसान हुआ कि नहीं हुआ। तो ये टर्म डिफाइन किया गया रेजिस्टिविटी। हालांकि अभी से 1 से 2 लेक्चर तक के हम लोग रेजिस्टेंस पर ही बात करने वाले हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया, एक नया टर्म आ गया जो कि कंडक्टर के लिए डिफाइन है। तो उसमें हमको पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी से आगे आने वाला जितना भी सवाल होगा, जितना भी थ्योरी होगा, उसमें रेजिस्टेंस आपका शामिल होगा।
तो चलिए हम थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा यही है ओम्स लॉ भाई, ये वाला आपका ओम्स लॉ, भले v बटा आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। थोड़ा सा और बताते हैं इसको थोड़ा सा आपको और बता देते हैं। हाँ भाई क्या आया था देखिएगा, v बटा आई जो आया था आपका क्या आया था, देखिए जैसे अभी आप v बटा आई जो आया वो क्या आया, कांस्टेंट टर्म आया, ठीक है ना। v बटा आई क्या आया था, कांस्टेंट टर्म आया था। अभी जो करके दिखाए थे ना, एक बार फिर से हम वापस उसको लिखने के लिए दिखा देते हैं कि i बराबर जो था वो क्या हुआ था। एक बार जो टर्मिनोलॉजी है उस चीज़ को हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, एक बार वापस हम देख लेते हैं क्या था। NEAVD था और NEAVD को क्या लिखे थे, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, VD को क्या लिखे थे, E/2m इंटू टाउ लिखे थे। और यहाँ पर NEAE इसको क्या लिखे थे, V/L लिखे थे बटा 2l। और v बटा आई क्या आया था देख लीजिएगा, v बटा आया था 2ml बटा NE² टाउ l बटा a आया था, मतलब 2m बटा, यहाँ से देखिएगा 2m आया था बटा NE² टाउ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या आया था, 2m बटा NE² टाउ l बटा a। तो मेन ये वाला याद रखना, 2m बटा, इसी को बार बार लोग भूल जाता है, तो इसी को याद रखना, 2m बटा NE² टाउ l बटा a। ये क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। और अगर देखा जाए तो यही मेरा क्या होता है, ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ है ना। अगर बुक में देखिएगा तो यही ओम्स लॉ, बट इससे पहले वाला जो बताए थे वो ओम्स लॉ, मतलब ये वाला, यहाँ से ये वाला इक्वेट करिएगा तो ये ओम्स लॉ कहलाता है। हाँ इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा सा छोटा बना के आर के टर्म में दे दिया गया है, ओम्स लॉ रेजिस्टेंस के टर्म में दे दिया गया है कि यही आपका रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि v बटा आई बराबर एक नया टर्म आया r, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से ऐसे लगता है कि सर ये r रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v एंड रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यहाँ से दिखने में लग रहा है। बट ये बता दें ये गलत है, ये ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होगा एंड रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर होगा। ये बात कभी भी मन में नहीं रखना। रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल होता है। क्या होता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल होता है। हालांकि ये और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है, हम उस पर भी बात करेंगे, बट इसमें थोड़ा सा हम जानकारी दे देते हैं कि ये इन बातों पर डिपेंड नहीं करता है कि उसके पास जो है अपना क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है एंड करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे हम इसमें बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके छोटा छोटा चीज़ पे हम लोग बात करते जाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे रेजिस्टेंस की कहानी पर। रेजिस्टेंस जो होता है यहाँ पर, तो चाहे तो पॉइंट आप लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है आप लिख सकते हैं कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, ये डिपेंड नहीं कर सकता। दूसरा, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस इन दोनों बातों पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इसमें एक एक करके ये लिखते जाइएगा और पॉज करके लिखते जाइएगा, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। चलिए भाई अब हम लोग रेजिस्टेंस पे ही बात करेंगे, पर थोड़ा सा इसमें कुछ एक टर्मिनोलॉजी आता है, उस टर्मिनोलॉजी पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे R, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी v बटा जो I आया था R, वो R क्या था, 2m बटा NE² टाउ, यहाँ पर जो आया था l बटा a, और ये हमारा जो टर्म होता है वो रो से डिनोट होता है क्योंकि रेजिस्टिविटी होता है, तो ये डिफाइन हुआ रो l अपॉन a डिफाइन हुआ, ये R। तो हम एक एक करके टर्म, पहले R डिफाइन हुआ, R क्या है, R क्या है,
रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ये क्या करता है, तो विच इज रजिस्ट द करेंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। ये रजिस्ट करता है, रोकता है। ये रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा कंडक्टर में करंट का जो फ्लो होता है उतना कम होता है, मतलब ये रजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस रोकता है। तो ये आपका रेजिस्टेंस का जो यूनिट होगा ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है ना। ये ओम इस तरीक़ा से डिनोट किया जाता है। छोटा छोटा चीज़ है रेजिस्टेंस के बारे में, टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा अभी सिखाते हैं, फिर वापस हम इस पे आएंगे। अभी छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी उस पर बात करते हैं। डायमेंशन फार्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, तो आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, V बटा I होता है। देखिए V बटा I होता है। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, V बटा क्या होता है, I होता है। यहाँ पर आप पोटेंशियल डिफरेंस को आपको पता होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस को Q इंटू क्या पोटेंशियल एनर्जी होता है, और यहाँ पर I होता है। अच्छा, I Q को क्या लिख सकते हैं, क्या Q I को क्या लिखा जाता है, क्या Q बटा T लिखा जाता है, तो Q को क्या I इंटू T लिखा जाएगा, और U और बटा में क्या है I। यहाँ पर आप देख सकते हैं Q को क्या लिख सकते हैं, IT। तो ये I से I क्या हो गया, कैंसिल। तो T को डायमेंशन में T होता है, और पोटेंशियल एनर्जी को क्या होता है, mL2T-2 होता है। तो आप देख सकते हैं mL2T-1। तो आपका रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन हो गया कितना हो गया, mL2T-1 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद जो आपका आएगा रेजिस्टेंस के बाद जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको अभी बताए थे, अभी तुरंत सब एक एक करके हम आपको सिखाते जाते हैं। देखिएगा, रेजिस्टेंस के बाद आता है एक नाम होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या बताता है, ये बताता है कि आपका जो, जैसे अभी रेजिस्टेंस क्या था कि करंट को जब फ्लो होता है, करंट जब फ्लो होता है कंडक्टर से तो उसको रेजिस्ट करता है, और ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। कंडक्टेंस जो है क्या करता है, सपोर्ट करता है। कंडक्टेंस जो आपका है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है करंट को फ्लो होने में, करंट को फ्लो होने में वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये कंडक्टेंस कैसे डिफाइन हुआ, कंडक्टेंस है जो 1/R है, इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। और इसका जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या होगा, ये उल्टा हो जाता है। जैसे रेजिस्टेंस का ओम है तो कंडक्टेंस का हो जाता है महो, उल्टा। देखिए महो, और ये यूनिट जो हो गया महो, और इसका नोटेशन भी उल्टा हो जाता है। इस तरीका से देखिए नोटेशन भी हो जाता है, ओम के उल्टा हो जाता है। तो ये है कि कंडक्टेंस हो गया आपका। उसके बाद टर्म अभी डिफाइन हुआ था क्या, रेजिस्टिविटी। क्या डिफाइन हुआ था, रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट कर रहे थे। यहाँ पर रेजिस्टिविटी डिफाइन हो रहा था। तो रेजिस्टिविटी क्या है ये भी देख लीजिए। रेजिस्टिविटी जो है आपका रो से डिनोट किया जाता है, और इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या होगा देख लीजिए। तो अभी देखे थे आर क्या होता है, रो एल अपॉन एरिया होता है। तो रो क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे आर ए अपॉन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो आर ए अपॉन एल, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर है अगर, तो ये मीटर है, तो मीटर मीटर तो 1 मीटर खाली बचेगा। तो यहाँ पर जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, ओम, और यहाँ से आ जाएगा मीटर। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओम मीटर ऐसे लिख सकते हैं आप। अगर यूनिट के टर्म में यूनिट लिखना हो तो ऐसा यूनिट लिखना हो तो ओम मीटर। अच्छा, अगर इसी को रेजिस्टिविटी का डायमेंशन लिखना हो तो क्या करेंगे, तो ऑब्वियस है रेजिस्टेंस का उल्टा कर दें, और जो कि रेजिस्टेंस को अभी बता चुके हैं। तो रेजिस्टेंस को उल्टा हो जाएगा तो क्या रेजिस्टिविटी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी का निकाल सकते हैं। उसी तरह सॉरी यहाँ पे नहीं, ये इसका है, ये इसका है। एक मिनट, कंडक्टेंस का आप निकाल सकते हैं, कंडक्टेंस का, सॉरी रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। इसका क्या होगा, तो इसका आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस आपको पता है, एरिया का आपको पता है, एल का आपको पता है। क्या सबका पुट कर दीजिएगा तो क्या आपके पास डायमेंशन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ से आप डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी में आता है एक और टर्म, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है वो भी हम समझा देते हैं। कंडक्टिविटी होता है, तो कंडक्टिविटी क्या होता है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा क्या होता है, 1/ρ होता है। देख लीजिए
सिग्मा क्या होता है 1/ρ होता है, सिग्मा क्या होता है 1/ρ होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सिग्मा जो होता है 1/ρ होता है। तो ये है कंडक्टिविटी। अगर इसका ऐसा यूनिट का बात किया जाए, इसका ऐसा यूनिट का बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये आप जब निकालिएगा तो महो पर मीटर आ जाता है, महो पर मीटर आ जाता है। आप जब याद निकाल कर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या आता है, इसका क्या आता है महो होता है, इसका क्या होता है महो पर मीटर हो जाता है। तो आप इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आएगा। अच्छा, उसी तरीक़ा से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका रजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट नहीं दिखा है। तो रजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, यहाँ पर बोले थे ना कि आर जो होता है यहाँ पर RL/A जो भी होता है, यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस होता था ना, रेजिस्टेंस क्या होता है ρL/एरिया होता है। तो रो क्या होता है RA/L होता है। तो आप यहाँ से इसका यूनिट निकाल लिए थे कि क्या क्या होना चाहिए, किस तरीक़ा से होना चाहिए, है ना। उसी तरीक़ा से यहाँ पर जब देखिएगा तो यहाँ पर क्या आता है महो पर मीटर आता है। यहाँ पर आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर यूनिट क्या आता है, ऐसा यूनिट महो पर मीटर होता है। और अगर आपको इसका डायमेंशन पता है तो इसका उल्टा कर दीजिएगा तो कंडक्टिविटी का भी आपका आ जाएगा। हालांकि इस टर्म पे ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये अपने सिलेबस में उतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ टर्म पर डिपेंड कर रहा है, मतलब टर्मिनोलॉजी याद होना चाहिए कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। बाकी हम वापस उसी पे आते हैं रेजिस्टेंस वाले पे, रेजिस्टेंस के कहानी पे, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस रियलिटी में V पर डिपेंड नहीं करता है, I पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि अभी हम देखें V/I बराबर जो R होता है वो जो V है R पे डिपेंड नहीं, I पर डिपेंड नहीं, तो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो यही हम लोग लिखेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है ना। तो सबसे पहला जो पार्ट है यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, अभी लिखा देते हैं कि किन किन बातों पर डिपेंड करता है, फिर एक एक करके उससे सवाल हम लोग करेंगे, उसको समझेंगे। रेजिस्टेंस पे ही काम करना है अभी। तो सिंपल सा यहाँ पर बोला गया कि रेजिस्टेंस जो होता है डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। ऑब्वियस है, रेजिस्टेंस क्या होता है ρL/एरिया। तो L लेंथ और ये एरिया, ऑब्वियस है डायमेंशन पे डिपेंड करता है ना, डायमेंशन। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। दूसरा क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। दूसरा बात हो गया। तीसरा हो गया रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, यहां से रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल आपका अलग अलग है तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। फिर रेजिस्टेंस जो है डिपेंड्स ऑन, किस बात पर डिपेंड करेगा, तो यहाँ पर आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ये किसके लिए बात किया गया है, रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस के लिए याद रखिएगा। उसी तरीका से आपका रेजिस्टिविटी का बात किया जाए, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रो होता है। तो रेजिस्टिविटी ये जो होता है डिपेंड्स ऑन मटेरियल। अगर ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा तभी तो रेजिस्टेंस में, अगर ये मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मटेरियल ही है भाई, ये कोई भी पार्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है 2m/n² टाउ होता है। तो ये मटेरियल के लिए, कोई भी मटेरियल के लिए, पार्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। तो क्योंकि ये मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है तो ये भी मटेरियल पर डिपेंड करेगा। दूसरा, ये डिपेंड्स किस पे करेगा, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो अगर ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये वाला जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो जो टकराने वाला टाइम होगा इलेक्ट्रॉन का वो घटेगा और बढ़ेगा। तो घटेगा और बढ़ेगा तो उसके हिसाब से रो का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। तो रो का वैल्यू चेंज होगा तो आपका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो इसलिए यहाँ पर भी बोला गया है। असलियत में रो जो होता है ना वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जिसके कारण हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस भी क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मटेरियल पे भी रो ही डिपेंड करता है। तो रो अगर मटेरियल पर है तो ऑब्वियस है रेजिस्टेंस भी डिपेंड करेगा मटेरियल पे। तो ये बात है, एक एक करके इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। पहला डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन,
पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो डिपेंड्स ऑन द किस पे पढ़ेंगे, डायमेंशन पे पढ़ेंगे कि किन बातों पे डिपेंड करता है, डायमेंशन पे। चलिए रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। हम लोग पढ़ेंगे डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। ठीक है, देखिए पहला जैसे कि इसमें ये अपना ये है कंडक्टर है और ये लेंथ कितना है, एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है। तो ये डिपेंड्स ऑन डायमेंशन क्या होता है थोड़ा सा देखिएगा। डायमेंशन पे एल पे डिपेंड करता है, ऑब्वियस है। आर का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, आर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। मतलब या तो एल के अनुसार चेंज होगा या तो एरिया के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर बोला गया कि इफ एल इज चेंजेस बट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर लेंथ को चेंज किया जा रहा है बट वॉल्यूम को बोला जा रहा है कि नहीं ये कांस्टेंट है, तो उस केस में रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, कितना आएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर देखिएगा, मान लेते हैं आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन एरिया। एक काम कीजिए, ऊपर और नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो रो एल स्क्वायर बटा वॉल्यूम। तो क्या रो और वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल स्क्वायर। मतलब अगर कंपेयर किया जाए कि लेंथ पहले कुछ था और उसके बाद दुगना कर जाएगा तो रेजिस्टेंस में कितना का बदलाव होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो R1 बटा R2 L1 स्क्वायर बटा L2 स्क्वायर। तो आप यहाँ से अगर लेंथ आपका पहले L था और दुगना कर दिया जाएगा, या स्क्वायर होगा, दुगना कर दिया जाएगा, और स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस R है तो बाद का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो क्या यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आपका रेजिस्टेंस जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहे और लेंथ को चेंज किया जाए तो यहाँ से आप कर सकते हैं कैलकुलेट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लेंथ के अनुसार हुआ। उसी तरीका से यहाँ पर एरिया पे बात कर लेते हैं। क्या पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन भी कर लेंगे, पहले एक एक करके कहते हैं। एरिया पे बात कर लेते हैं। एरिया मतलब यहाँ पर रेडियस इज चेंजेस बट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो आप आर बराबर क्या देख रहे हैं, रो एल अपॉन एरिया। एक काम कीजिए, एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम हो जाएगा। तो आर बराबर रो इंटू वॉल्यूम बटा क्या हो गया, ए स्क्वायर। तो देखिए फिर से ऊपर कांस्टेंट हो गया और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, क्या हम एरिया का यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। आप देख सकते हैं एरिया का स्क्वायर है, तो रेडियस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भाई एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आर पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और फिर से स्क्वायर, तो आर के पावर 4। मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर के पावर 4। मतलब यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा R1 बटा R2, तो यहाँ पर होगा R2 के पावर 4 बटा R1 के पावर 4। मतलब ऐसा बोला कि आपका रेडियस जो है दुगना हो गया। तो रेडियस पहले R था, बाद में दुगना हो गया। तो ये तो पहले रेजिस्टेंस R था तो बाद में रेजिस्टेंस क्या होगा, तो क्या हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही दो बात पे तो डिपेंड नहीं कर सकता है, देख लीजिए, एक लेंथ पर डिपेंड करेगा और दूसरा रेडियस या एरिया पे। तो एरिया के लिए तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर एरिया के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि R1 बटा R2 A1 का A2 का स्क्वायर और बटा A1 का स्क्वायर। तो एरिया के अनुसार भी आ जाएगा और रेडियस के अनुसार भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है R के अनुसार और एरिया के अनुसार दोनों बात बराबर है, आप कर सकते हैं। तो इससे जैसे रिलेट करके सवाल, इसमें कुछ परसेंटेज का भी कहानी आता है, तो परसेंटेज वाला भी कर लेते हैं कि क्या होता है, फिर एक एक करके क्वेश्चन कर लेंगे। इससे रिलेट करके जो भी आएगा उस पर हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे कि क्या क्या होता है, किस तरीका से होता है इसमें, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पे ये बोला गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉरी, यहाँ पे परसेंटेज वाला पहले कर लेते हैं कि जैसे बोलता है कि लेंथ में इतना % का इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, तो बताइए रेजिस्टेंस का क्या होगा, रेजिस्टेंस में क्या होगा। तो ऑब्वियस है जो रेजिस्टेंस जो आता है वो इस तरीका से फॉर्मूला होता है,
R2 इसको मान लीजिए, ध्यान से देखिए R2 L स्क्वायर 1 प्लस एक्स बटा 100, हालांकि इरर एंड मेजरमेंट से भी होता है ये L1 स्क्वायर एंड L1 स्क्वायर, इस तरीका से आता है। सॉरी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं L1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स बटा 100 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ऐसे नहीं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका जो आएगा रो L, यहाँ पर L1 स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाता है L2 का स्क्वायर। क्यों ऐसा, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि आपका क्या आता है, R क्या होता है, लेंथ के अनुसार अगर देखा जाए तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R2 जो आएगा, R1 बटा R2 जो आता है वो कुछ इस तरीका से अपना आता है। देखिए R1 बटा R2 L1 स्क्वायर 1 प्लस एक्स बटा 100 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर, ये डायरेक्ट है। हालांकि आपको हम एक और इससे ज़्यादा आसानी बताते हैं, आप इसमें कंफ्यूज कर जाइएगा, इसमें ज़्यादा आसान बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या होता है, परसेंटेज का कभी भी कहानी आए, R क्या होता है रो L अपॉन A, इसमें वॉल्यूम क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। तो देखिए यहाँ तरीका क्या होता है, दोनों तरफ क्या कीजिए, अपना दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो लॉग ले लीजिएगा तो लॉग R लॉग रो एंड प्लस में क्या हो जाएगा लॉग L स्क्वायर एंड माइनस में लॉग वॉल्यूम। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या dr बटा क्या हो गया R, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या होगा 2 डेल्टा L बटा, ऐसे लिख लीजिए, छोटा में लिख लीजिए dl बटा L हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं dr बटा R 2 इंटू dl बटा L। तो अगर यहाँ पर बोला गया कि लेंथ में 2% का इंक्रीमेंट है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 4% हो जाएगा, मतलब वो दुगना हो जाता है। अगर यहाँ देखिए ये dl बटा L है, ये इंक्रीमेंट के बारे में बोल रहा है, इंक्रीमेंट है तो पॉजिटिव होगा, और अगर इंक्रीमेंट नहीं है, बोला कि डिक्रीमेंट है तो यहाँ नेगेटिव होगा। तो ऐसे रेजिस्टेंस में नेगेटिव रिप्रेजेंट है नहीं कि माइनस हो गया, वैल्यू हो गया, वो नेगेटिव ये रिप्रेजेंट करेगा कि वो डिक्रीमेंट हुआ है, या पॉजिटिव ये रिप्रेजेंट करेगा कि इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस, यहाँ पर कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, कितना परसेंट डिक्रीमेंट हुआ रेजिस्टेंस में, वो तरीका निकालने का ये वाला आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए कराते हैं कि इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय 2%, देन हाउ मच resistance, how much percentage of resistance increases। अगर आपका क्यों इंक्रीजेज क्यों बात की है, क्योंकि R क्या होता है रो L अपॉन एरिया, तो L आपका बढ़ेगा तो ऑब्वियस है R भी बढ़ेगा, L घटेगा तो ऑब्वियस है R भी आपका घटेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो यहाँ पर ये बोला कि अगर आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर, अगर कंडक्टर का लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 2% का हुआ है, तो बताइए कि रेजिस्टेंस में कितने का इंक्रीमेंट आएगा। तो ऑब्वियस है आप यहाँ से कर सकते हैं कि यहाँ एक तो ये पूरा लेकर चलना होगा, और नहीं तो डायरेक्ट पता है तो परसेंटेज ऑफ जो रेजिस्टेंस होगा इंक्रीमेंट होगा, मतलब आप लिख सकते हैं dr बटा r जो होगा वो 2 टाइम्स dl बटा l, और dl बटा l कितना दे रखा है 2, तो आप लिख सकते हैं 4% का इंक्रीमेंट होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, मतलब दुगना कर सकते हैं, लेंथ के अनुसार होगा तो आप क्या कर दीजिए दुगना कर दीजिए, लेंथ के अनुसार है तो, ठीक है। चलिए तो ये परसेंटेज के बेसिस पे हो गया। चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन इससे रिलेट करके कर लेते हैं कि क्या होगा जब लेंथ इंक्रीज होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, उस केस में किस तरीका से हम लोग रेजिस्टेंस पर कमेंट कर सकते हैं। एक तो परसेंटेज वाला तो करा ही दिए, दूसरा देखिए जैसे बोला कि इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर increases by 2 times, then how much new resistance increases if initial resistance is R। अगर इनिशियल रेजिस्टेंस क्या हो
आर हो तो बताएं कि न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, जबकि लेंथ कितना हुआ, डबल हुआ। तो आप सोचिए, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लीजिए, R1 बटा R2 L1 स्क्वायर बटा L2 स्क्वायर। तो पहले रेजिस्टेंस हम R मान लेते हैं, R2 निकालना है, L1 के लिए हम L मान लेते हैं, बाद में कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। तो देख लीजिए L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, तो R2 यहाँ से दिखाई देगा कितना आ रहा है, 4R आ रहा है, खत्म। मतलब 4 गुना हो जाएगा, पहले वाला से कितना हो जाएगा, 4 गुना, अगर लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ तो देखिए लेंथ वाला के बस जो फॉर्मूला लिखवाए ना उसी पे अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कि लेंथ बढ़ा तो क्या होगा, लेंथ घटा तो क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहने वाला है ना। जब कुछ नहीं बोला जाए ना तो समझ जाइए कि वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, क्योंकि ऐसे भी वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहता है। जैसे इसी से रिलेट करके चाहिए तो एक अच्छा सवाल करा देते हैं, इसी में एक और अच्छा सवाल आता है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें अच्छा सवाल क्या आता है दिखाते हैं, देखिए कि क्या होता है इसमें, जो सवाल का जो लेवल होता है। जैसे यहाँ पर ये बोला गया कि मान लिया जाए कि हमारे पास एक कंडक्टर था जिसका लेंथ L था, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो था वो A था, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A था, और इसका जो था कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, सॉरी रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वो रो था। अब इसको क्या, इसका रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में मान लिया गया कितना, R। अब इसको क्या किया गया कि इसका जो X पार्ट है इस पे जो है हैमर किया गया, क्या किया गया, हैमरिंग किया गया, मतलब इसको मारा गया ये X पूरे पार्ट पे। तो क्या देखा गया, यहां पर क्या देखा गया, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। ये जो है टोटल लेंथ कितना हो जाता है, 1.5L हो जाता है। मारने के बाद इतना दूर पे जब मारा गया तो जो टोटल लेंथ है वो कितना हो गया, 1.5L। अच्छा, ये वाला दूरी कितना बच रहा था, L माइनस एक्स, क्योंकि टोटल L था, x में मारा गया, तो ये लेंथ कितना बचा, L माइनस एक्स। बता सकते हैं ये लेंथ कितना होगा, तो ऑब्वियस है 1.5L माइनस ऑफ L माइनस एक्स। ये L माइनस एक्स है, ये 1.5 है, तो ये हो जाएगा। अच्छा 1.5 मतलब कितना, 3 बटा मेरे ख्याल से, और 1.5 बटा ये 10 हो जाएगा, तो 5 या 5 3 बटा 2, तो 3 बटा 2 यहाँ पर है L, 3 बटा 2 में से 1 घटा दो तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, 1 बटा 2। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो मेरे ख्याल से L बटा 2 प्लस एक्स आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के। तो यहाँ के बाद बोला कि जो न्यू रेजिस्टेंस है, जो न्यू रेजिस्टेंस आपका जो बनेगा मारने के बाद, ये जो न्यू रेजिस्टेंस है वो 4 गुना हो जाता है। अगर आप यहां से हैमर करें x दूरी पर, कब तक हैमर करना है, जब तक इसका दूरी टोटल 1.5L ना हो जाए। तो 1.5L हो जाता है तो न्यू कितना होता है, 4R। देन यहां से बोला गया कि तब बताएं x क्या होगा, तो वो x का वैल्यू क्या होगा ये हमको निकाल कर बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो आप देख सकते हैं x का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला बात जो है यहाँ पर, अगर आप r का बात करें तो सीधा सीधी r क्या हो जाएगा, रो L अपॉन एरिया, सीधा सीधी। इसमें यहाँ पे r क्या हो जाएगा, जो न्यू होगा वो न्यू क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। ये r जो है, ये r का मतलब समझ रहे हैं, स्टार्टिंग का 4 गुना, ये बोला है। जो न्यू r होगा वो रो L अपॉन एरिया लिखेंगे, तो 2 पार्ट में लिखना होगा, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो जब इसके लिए लिखेंगे आप तो क्या होगा, रो L कितना है, L माइनस एक्स, और एरिया कितना है, A प्लस, यहाँ पर रो L कितना है, L बटा 2 प्लस एक्स। पर क्या एरिया वही है कि अलग हो गया, देखिए अलग हो गया। यहाँ पर एरिया, यहाँ पर एडेक्स लेना होगा, यहाँ पर ले लीजिए क्या, A1 एरिया ले लीजिए। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, ये एरिया निकालने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम पहले से बताते आ रहे हैं। क्या वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा क्या, नहीं, वॉल्यूम में तो चेंजिंग ही नहीं आएगा। तो अब वॉल्यूम यहाँ से इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ का वॉल्यूम क्या है, L, वहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, A इंटू L माइनस एक्स, एंड प्लस में A1 इंटू L बटा 2 प्लस एक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या निकल जाएगा, A1 निकल जाएगा। बाकी सब तो पता ही है
क्या A1 x के टर्म में निकलेगा कि नहीं, एंड दिस A1 यहां पे पुट कर दें तो पूरा में जो अननोन होगा ये 4r के बराबर होगा न्यू, और r का वैल्यू ये वाला होगा। तो पूरा में जब आप अननोन देखिएगा तो आपका अननोन कितना आ जाएगा, x अननोन आएगा। तो आप यहां से x कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि पूरा में ही कभी कभी चेंज करता है, बीच में भी मार के चेंज करता है। तो वैसे क्वेश्चन को हम सोचते कैसे हैं, अगर यहां पर देखा जाए तो ये कि याद रखने वाला जो कॉमन पार्ट है वो मन में हमेशा याद रखना है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अब ऑब्वियस है, अब मारिएगा तो वही वॉल्यूम में चेंजिंग कहां से आएगा, वो भाई एरिया घटा तो लेंथ बढ़ा, तो ऑब्वियस है वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आता है, मास में भी कोई चेंजिंग नहीं आता। दोनों बातें कह सकते हैं, ना मास में भी चेंजिंग आपका आएगा ना वॉल्यूम में भी चेंजिंग आपका आएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए ये लेंथ से रिलेट करके चेंज होने वाला आपको क्वेश्चन करा दिया गया। उसी तरह एरिया वाला भी कहानी बताया है, वो r के पावर 4 हो जाता है, तो एरिया वाला भी कहानी बता दिया गया है आपको। तो ये है डायमेंशन का कहानी, ठीक है, ये क्या था, डायमेंशन का कहानी। अगला जो कहानी है वो फ्लो ऑफ करेंट का, कि जब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट चेंज होता है तब चेंज होता है, ये कैसे होता है, इस चीज पे हम लोग बात करते हैं। सेकेंड जो डिपेंड कर रहा है फैक्टर वो क्या है कि डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट। कैसे, सेकेंड फैक्टर जो है डायरेक्शन ऑफ डिपेंड्स ऑन फ्लो ऑफ करेंट। तो यहां पर देखें कि कैसे होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे किन बातों पर डिपेंड करता है, कैसे करता है। जैसे यहां पर R इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, रो एल अपॉन एरिया। तो इसमें एक टर्म सिखा रहे हैं एल। लेंथ किधर का लिया जाता है, लेंथ हमेशा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट के अनुसार कर रहे हैं। तो एल अगर नहीं भी समझ में आता है तो थोड़ा देर के लिए रट लीजिएगा, अभी बाकी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। तो लेंथ जो होता है, लेंथ टेकिंग along the direction of current। सिंपल सा बोला गया कि देखिए डायरेक्शन ऑफ करेंट फ्लो किधर है, डायरेक्शन ऑफ करेंट किधर है, उसी के along में जो लेंथ आएगा वो एल ले लेना है। एरिया दूसरा चीज यहां पर कि एरिया टेकिंग along perpendicular to the direction of करंट। यहां पर बोला कि एरिया किधर का लेना, तो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे आपको एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्यूब है, आप देख लीजिएगा ये आपके पास क्या है, ये क्यूब है आपके पास, देखिए ये आपके पास क्या है, क्यूब है, ऐसे देखिए ये आपके पास क्यूब है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो ऐसे है, ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाला जो लेंथ है, ये जो दूरी है, ऐसा मान लीजिए ए है, ये वाला जो दूरी है ये मान लीजिए बी है, और ये वाला क्या है आपका सी है, हाइट सी है, और इसका रजिस्टिविटी रो दे रखा है। तो बताना है कि जब डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ फ्लो ऐसे जा रहा है, इस तरीका से जा रहा है, जैसे ये दीवार है तो ये दीवार से ऐसे जा रहा है, अगर है ना, अपना चार दीवारी से देख लीजिए और उसे इमेजिन कर लीजिए, यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो आप देख सकते हैं इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस आएगा उसका नाम R1 दे देते हैं, ये R1 का वैल्यू निकालें। तो ऑब्वियस है करंट का डायरेक्शन इधर है, तो लेंथ किधर लिया जाता है, लेंथ टेकिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है तो ऑब्वियस है लेंथ ये वाला होगा, और लेंथ कितना हो जाएगा, रो एल कितना हो जाएगा, ए। देख लीजिए डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है तो इधर वाला ही लेंथ होगा, इधर वाला लेंथ कंसीडर होगा, तो वो कितना होगा, ए। अच्छा, क्या उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट के परपेंडिकुलर वाला एरिया होता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये है और परपेंडिकुलर एरिया ये है, तो कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। देख लीजिए ये सी है, ये बी है, रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर बी सी, तो ये रेजिस्टेंस आपका R1 आ गया।
मान लीजिए करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ नीचे से ऊपर कर रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं R2 रेजिस्टेंस है। तो आप देख सकते हैं R2 का वैल्यू क्या होगा, रो। क्या करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया, तो इस बार L क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। देख लीजिए along द डायरेक्शन ऑफ करंट, along द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है जो आपका L होता है, और क्या उसका परपेंडिकुलर एरिया हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा AB, तो C और बटा क्या हो जाएगा AB। तो देखिए आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज कर गया अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाता है, डायरेक्शन चेंज कर जाता है। तो चलिए इससे रिलेट करके हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, पर आज के लिए बस इतना ही। बाकी के नेक्स्ट क्लास में हम लोग चालू करेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इससे बहुत सारा सवाल करेंगे। बोले थे कम से कम 2 क्लास रेजिस्टेंस पे हम लोग बात करते हैं, तो अगले क्लास में भी बात करेंगे, अगले क्लास रेजिस्टेंस में। और हो सकता है कि एक और क्लास में 15 मिनट और बात किया जाए। रेजिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेट करके डायरेक्ट सवाल आता है, तो हम इस पर बिल्कुल इग्नोर नहीं करके चलेंगे, इस पर काम करके चलेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्किट का कहानी, जो हम लोग घरों में सर्किट जो यूज होता है, जिससे लाइन जलता है, जिससे क्या क्या होता है, कैसे कनेक्शन होता है, सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।